नए साल पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए और इसे आप सुप्रीम कोर्ट का न्यू ईयर गिफ्ट भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगना अब गैर कानूनी होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके यह सवाल उठाया गया था कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत गैर कानूनी है या नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 123(3) के मुताबिक किसी प्रत्याशी और उनके एजेंट द्वारा उसके धर्म का इस्तेमाल करके वोट मांगना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसमें एक टर्म का प्रयोग किया गया है और वो है हिज रिलीजन यानी उसका धर्म। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी थी कि हिज रिलीजन का दायरा क्या है। इस दायरे में सिर्फ प्रत्याशी आते हैं या फिर उसके एजेंट और उसके वोटर भी इस दायरे में आते हैं। पहले इस मामले में आए एक फैसले में यह कहा गया था कि यह व्याख्या उम्मीदवार के धर्म को लेकर की गई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की नए सिरे से व्याख्या करते हुए उसमें मतदाताओं को भी जोड़ दिया है। अब तक इस धारा के दायरे में सिर्फ उम्मीदवार आते थे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने दिया है। इसमें 4 जज इस फैसले के पक्ष में थे जबकि 3 जज विपक्ष में थे। फैसले में कहा गया है कि धर्म को किसी भी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसकी प्रकृति धर्मनिरपेक्ष हो। चुनाव भी एक ऐसा ही काम है। इस फैसले के बाद धार्मिक नेताओं की तरफ से जारी होने वाली अपीलों पर भी लगाम लगेगी। अभी तक आपने अक्सर यह देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले धर्म गुरु या धार्मिक नेता अपने अपने समुदाय से किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करते थे, लेकिन अब अगर कोई धार्मिक नेता या धर्मगुरु किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए अपने समुदाय से वोट मांगेगा या उन्हें वोट देने के लिए कहेगा तो इसकी जिम्मेदारी उम्मीदवार पर भी आएगी। अगर किसी उम्मीदवार को इस मामले में दोषी पाया गया तो उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही चुनाव आयोग पार्टियों पर भी कार्रवाई कर सकता है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नए साल पर देश को एक नई राजनीति का विचार दिया है। यहां संविधान का जिक्र करना जरूरी है। आपको यह देखना होगा कि हमारे संविधान में क्या कहा गया है। हमारे संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी यानी सबको बराबरी के अधिकार का जिक्र मिलता है। हालांकि आर्टिकल 16 के सेक्शन 4A में यह भी लिखा है कि बराबरी के अधिकार के बावजूद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पक्ष में आरक्षण का विकल्प बनाया जा सकता है। हमारे देश में हमेशा ही धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। हमारे देश में यह समझा जाता है कि आदिवासियों के हितों का ध्यान एक आदिवासी मुख्यमंत्री या नेता ही रख सकता है। दलितों के हितों का ध्यान सिर्फ एक दलित मुख्यमंत्री या नेता ही रख सकता है, जबकि यह धारणा गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस धारणा पर ही प्रहार किया है। वैसे भारत में राजनीतिक दल अक्सर धर्म और जाति के आधार पर ही टिकट बांटते हैं। आपने ये नोट किया होगा। यहां उम्मीदवार को टिकट उसकी योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि टिकट इस आधार पर दिया जाता है कि उम्मीदवार के चुनाव क्षेत्र के जातीय समीकरण क्या है। अगर उस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा हैं तो मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। अगर सवर्ण ज्यादा हैं तो सवर्ण उम्मीदवार। अगर पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा है तो पिछड़ी जातियों का उम्मीदवार। कुल मिलाकर देश की राजनीतिक पार्टियों में टिकट इसी आधार पर बांटे जाते रहे हैं और इसी वजह से हमारे देश में वोट बैंक जैसे शब्दों का जन्म हुआ है। वोट बैंक जैसे शब्दों का प्रयोग अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। यहां उत्तर प्रदेश को एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो आपको पता चलेगा कि चुनाव का पूरा सिस्टम ही धर्म और जाति की बैसाखी के सहारे खड़ा है। आने वाले कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और यहां की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी पहले से ही घोषित कर दिए हैं। अब देखिए कैसे राजनीतिक दल धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटते हैं और कैसे पूरा मीडिया धर्म और जाति का चश्मा पहनकर चुनावों से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग भी वैसे ही करता है। उदाहरण के लिए बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 125 टिकट मुसलमान उम्मीदवारों को दिए हैं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और इसमें से रिजर्व सीटों की संख्या 85 है। यानी 85 सीटों पर सिर्फ दलित, आदिवासी या रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी बची 318 सीटों में से बीएसपी ने 125 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसी तरह से कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार शीला दीक्षित को बनाया है। कांग्रेस शीला दीक्षित के सहारे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं के वोट हासिल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में यादवों को समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है। दलितों के बारे में यह मान लिया जाता है कि उनका झुकाव मायावती की तरफ है। मुस्लिम वोटर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को वोट देते हैं, ऐसा मान लिया जाता है, जबकि बीजेपी को अपर कास्ट या सवर्ण वोटरों की पसंदीदा पार्टी कहा जाता है। ये सारे पूर्वाग्रह धीरे धीरे हमारे दिमाग में बनाए गए हैं और इसके लिए राजनीतिक दल और मीडिया दोनों बराबरी के जिम्मेदार हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि पार्टियों के टिकट बंटवारे को मीडिया भी जाति और धर्म के एंगल से ही रिपोर्ट करता है। एक तरह से मीडिया भी धर्म और जाति पर आधारित संदेश को आगे बढ़ा देता है। कोई नई सरकार जब बनती है तो मीडिया मंत्रिमंडल के गठन की सूचना इस रिसर्च के साथ देता है कि मंत्रिमंडल में कितने दलित मंत्री हैं, कितने मुसलमान मंत्री हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने पिछड़ी जातियों के हैं, यानी जातियों का पूरा ब्रेकअप आपके सामने रखा जाता है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप लॉन्च की थी तो मीडिया ने इस ऐप के नाम को दलित वोटों की राजनीति से जोड़कर देखा था, क्योंकि भीम ऐप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रभावित है और अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम का कई बार जिक्र किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हम बात कह रहे हैं ये किस आधार पर कह रहे हैं। आज मैं कुछ पेपर्स आपके लिए लेकर आया हूं, अखबार कुछ लेकर आया हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हमारे देश में रिपोर्टिंग होती है। ये देखिए, मैं आपको एक अखबार दिखाना चाहता हूं। ये अंग्रेजी का अखबार है। मैं देखिए, इसमें लिखा है आई ऑन दलित्स, पीएम लॉन्चेस भीम पे ऐप, यानी इसको सीधे सीधे दलितों से जोड़ दिया गया है। ये एक उदाहरण है। इसके बाद दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। ये एक और अखबार की कटिंग में लेकर आया हूं जिसमें बीजेपी के बारे में खबर छपी है। द पार्टी हाई कमांड विच हैज ऑलरेडी सेंट अ सिग्नल टू द बैकवर्ड कम्युनिटी बाय मेकिंग ओबीसी लीडर केशव प्रसाद मौर्य द स्टेट यूनिट चीफ हैज डिसाइडेड टू प्रोजेक्ट एन अपर कास्ट एज दैट हैज ऑलवेज बीन इट्स कोर वोट बैंक। तो इसमें बताया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य की जो स्टेट यूनिट चीफ के तौर पर नियुक्ति हुई वो किस आधार पर हुई है, और वो जातीय आधार पर हुई है। इसमें ऐसा लिखा है। अब देखिए कांग्रेस की बारी। इसमें लिखा है यूपी पोल्स विद शीला दीक्षित इन लीड, कांग्रेस ट्राइज टू गेट कास्ट इक्वेशन राइट। ऐसा लिखा है कि ये कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए शीला दीक्षित के नाम का ऐलान किया गया है और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ कास्ट की वजह से। देखिए अंदर लिखा है दीक्षित हु इज मैरिड इनटू वन ऑफ द बेस्ट नोन ब्राह्मण फैमिलीज इन उत्तर प्रदेश विल लीड द चार्ज। यानी यहां पर भी उनकी अपनी काबिलियत से ज्यादा वो किस परिवार से आती हैं और उनकी जाति क्या है, इस पर ध्यान दिया गया है। फिर देखिए इसमें लिखा है, ये बीएसपी के बारे में है। इसमें लिखा है द बीएसपी हैज नॉट ओनली रिकवर्ड the Jata vote that it lost in 2014 but also enjoys the support of other Dalit communities। तो ये भी जैसा जिस वोट बैंक की हम बात करते हैं उसी के बारे में है। फिर देखिए यूपी चुनाव, जातीय समीकरण से किसे फायदा और किसे नुकसान। ये पूरा लेख इस पर लिखा गया है कि जातीय समीकरण जो है उससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। अब देखिए जब टिकट बांट दिए जाते हैं तो टिकटों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये एक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टिकट में किसकी कितनी हिस्सेदारी, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य जातियां, और इसमें बताया गया है कि किस जाति को के उम्मीदवारों को कितनी टिकट दी गई है। ये पूरा के पूरा ब्रेकअप है। उसके बाद यहां पर भी ये पूरा ब्रेकअप दिया गया है। ये क्षेत्रीय समीकरण है। यहां देखिए ये जाति गणित है, किसकी कितनी संख्या भारी। इस तरीके से हमारे देश में टिकटों का बंटवारा होता है। ये मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है। बड़ी बात यह है कि क्या एक गैर दलित नेता या एक गैर दलित सांसद या एक गैर दलित मुख्यमंत्री दलितों के लिए काम नहीं करेगा। बड़ा सवाल यह है कि मान लीजिए किसी एक राज्य में एक खास धर्म के लोगों की वो बहुसंख्यक हैं, तो क्या आप ऐसा मान लेंगे कि उसी वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा और किसी दूसरे वर्ग का
कितना भी काबिल नेता क्यों ना हो, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कुल मिलाकर समस्या यह है कि राजनीतिक दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है और लोगों को धर्म और जातियों में बांटकर कुछ विशेष वर्गों को फायदा पहुंचाने का फॉर्मूला इजाद किया है। राजनीतिक दल अपनी इस राजनीति को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और मीडिया इसे सोशल इंजीनियरिंग कहता है। जब सोशल इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े चुनावों के एक्सपर्ट्स अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि सारे फॉर्मूले उन्हीं के पास हैं। लेकिन असलियत में ये पूर्वाग्रह से भरी हुई मौका परस्त राजनीति है जिसकी आधुनिक भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जमीनी स्तर पर लागू हो सकता है? क्या हमारे देश के नेताओं के अंदर इतनी उदारता और इतना बड़प्पन आ जाएगा? विरोधाभास यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के नेताओं के नैतिक आचरण पर चोट की है और यह उम्मीद की है कि राजनीतिक दल अपना डीएनए बदल देंगे। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। इस दौर में नेताओं का नैतिक आचरण यह है कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में राष्ट्रगान तक का सम्मान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बजट सत्र का पहला दिन था, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में जब राष्ट्रगान चल रहा था तो उस वक्त भी विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे थे। यानी ये नेता राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए एक मिनट भी चुप नहीं खड़े रह सके। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे थे। हंगामे के बावजूद राज्यपाल करीब 15 मिनट तक हॉल में खड़े रहे, लेकिन विपक्ष का हंगामा थमा नहीं। विपक्ष ने कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के मामले को लेकर सदन में यह हंगामा किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि राष्ट्रगान के समय भी ये नेता सीधे खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सके।